करते हैं क्लास को। ठीक है, जो हमारा सेकेंड यूनिट का पार्ट बी था, आज हम वो पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें देखिए डेटा कम्युनिकेशन का जो सेकेंड यूनिट है आपका फिजिकल लेयर, तो उसको हमको पढ़ना है। फिजिकल लेयर में जो कुछ क्वेश्चंस है सेकेंड पार्ट में, वो हमें यहाँ पे हमने डाला है हुआ है कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है एंड इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेकसम, चेकसम क्या होते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और साइकिल रिडंडेंसी चेक क्या होता है, सीआरसी वो, और ये हेमिंग कोड क्या है। ये सब क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाला हुआ है। ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सब क्वेश्चंस भी करने हैं खुद से। ओके, तो इसमें पार्ट बी में जो है फिजिकल लेयर का, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये देखिए डेटा लिंक लेयर क्या होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो एंड कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं इस टॉपिक में, सेकेंड पार्ट के बी में। ठीक है, अब यही है कि आपका जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है तो वो होता क्या है। तो ये आप पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं और उसका रिवीजन भी हो चुका है। तो इसमें आप देखिए कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, कि डेटा को कम्युनिकेट करना, डेटा को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में सेंड करना, है ना, वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे अपनी कम्युनिकेशन करना, यानी कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना, ये कम्युनिकेशन होता है डेटा का। ठीक है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वही डेटा का कम्युनिकेशन का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डेटा को ट्रांसफर करना, एक फाइल से दूसरे फाइल में। ओके, ये चीजें हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, वन डिवाइस टू अदर डिवाइस में आपको डेटा को ट्रांसमिट करना, उसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगा, जो ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायरलेस मीडियम होगा या फिर वायर्ड मीडियम होगा। जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपको लेके चलना है, डेटा को सेंडर टू रिसीवर पॉइंट तक पहुंचाने हैं। कि प्रोटोकॉल्स मतलब कि डेटा जो है वो आपका एरर फ्री होना चाहिए, कुछ डेटा को ट्रांसमिट करते टाइम कोई एरर नहीं होनी चाहिए आपके डेटा में। ठीक है, जो सेवेंथ लेयर आपने ओएसआई मॉडल देखा था उसको फॉलो करते हुए कि कैसे कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप डेटा को कम्युनिकेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग। ओके, फिर है कि हम क्यों पढ़ते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपको ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क है उसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए यूज करते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपको पता है कि डेटा कम्युनिकेशन का आज के टाइम पे जब भी आप नेटवर्किंग यूज करते हैं, आज के टाइम पे वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाखों मिलियंस दूर बैठे हुए इंसान से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, डेटा का ही ट्रांसफर हो रहा है। तो डेटा कम्युनिकेशन बहुत ही यूटिलाइज हो रहा है आज के टाइम पे, तो डेटा कम्युनिकेशन इसलिए रिक्वायरमेंट इनकी काफी है। तो ये चीज इसका यूजेज है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो टेली कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया में, जो भी डेटा शेयरिंग करने के लिए करते हैं, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज में करते हैं। ठीक है, आपको बिजनेस के पर्पज से इंटरप्राइजेस कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, हेल्थ केयर के लिए करते हैं। ओके, इंटरटेनमेंट में, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस पर्पस से, जो भी आपका कैमरा वगैरह है या फिर जो भी सीसीटीवी कैमरे में या सिक्योरिटी पर्पस है, तो वो भी क्या है, कोडिंग है, डेटा का ही कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए सेंसर होता है, सेंसर में भी क्या होता है कि आपको कोडिंग ही हो रहा है वहां पे भी। ठीक है, तो वो भी आपको डेटा कम्युनिकेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये सब एप्लीकेशन डेटा कम्युनिकेशन का है कि हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा टॉपिक है सेकेंड पार्ट का, तो वो आपका डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है। तो पहले आप ओएसआई मॉडल समझेंगे कि ओएसआई मॉडल में आपको याद होगा तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करे थे हमने, एप्लीकेशन लेयर, और फिर उसके बाद डेटा नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारे जो लेयर्स थे उसी में आपका एक आ रहा था डेटा कम्युनिकेशन का लेयर, यानी कि डेटा लिंक लेयर आ रहा था। इसी को आप डेटा कम्युनिकेशन लेयर कह सकते हैं, डेटा लिंक लेयर या फिर लिंक लेयर। ठीक है, तो ये जो है, तो सबसे पहले क्या है आपका नेटवर्क लेयर, ऊपर में जो था डेटा लिंक लेयर से पहले क्या था, नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो ओएसआई मॉडल में है आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, है ना, और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फिजिकल लेयर क्या होता है, तो इस क्लास में आपको डेटा लिंक लेयर पढ़ना है। तो डेटा लिंक लेयर से पहले आता है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है,
डेटा लिंक लेयर से पहले आता है आपका नेटवर्क लेयर। तो देखिए डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर जो भी डेटा को सेंड करता है, तो सबसे ऊपर वाला डेटा पहले नेटवर्क लेयर में आएगा, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर में, देन आएगा फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में ही जो डेटा रहेगा वही जाएगा हमारा रिसीवर एंड पे। ठीक है, तो रिसीवर एंड पे जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा आता है वो नेटवर्क लेयर से आता है। तो किस टाइप का डेटा नेटवर्क लेयर से आ रहा है या फिर कैसा डेटा आ रहा है, वो चेक करने के बाद ही डेटा लिंक लेयर उसको फिजिकल लेयर में सेंड करेगा। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि देखिए डेटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर रो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज to reliable link. It is makes the physical layer appears error free and upper layer network. Okay, error free डेटा जो भी होगा उसी डेटा को वो डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर में सेंड करेगा, नहीं तो अगर एरर होगा तो वहीं से वहीं वो डेटा को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे तो ये जो है आपका ओएसआई मॉडल का सेकंड लेयर रेफरेंस मॉडल है ना। डेटा लिंक लेयर इज सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल का सेकंड लेयर है। तो क्या करते हैं कि व्हेन द नेटवर्क लेयर क्रिएट्स अ पैकेट इट गिव्स द पैकेट टू बी द डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर जो भी डेटा बनाता है, नेटवर्क लेयर के पास जो भी डेटा आता है वो क्या करता है, पैकेट के फॉर्म में सेंड करता है डेटा लिंक लेयर को। अपना डेटा डेटा लिंक लेयर को सेंड करता है। फिर डेटा लिंक लेयर की जो काम है वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो डेटा को मूव करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में, डेटा फ्रेमिंग के फॉर्म में। डेटा फ्रेमिंग का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिसीवर साइड का रिसीव करने वाला डिवाइसेस है, वो किस टाइप का डेटा को रिसीव करना चाहता है, वो किस टाइप का डेटा को हम ट्रांसफेरेबल डेटा है उसी टाइप का डेटा को हम उसको सेंड करेंगे रिसीविंग एंड पे। तो वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में या मतलब उसको एक छोटे छोटे जो भी मैनेजेबल डेटा यूनिट्स होगा उसके फॉर्म में बनाएंगे, है ना। तो द डेटा लिंक लेयर्स डिवाइस द stream of bit received from the network layer into the manageable data unit called frames। जो भी डेटा को आपका रिसीवर जिस टाइप का डेटा को रिसीव करना चाहता है, जिस टाइप का डेटा रिसीव करेगा उसी टाइप का मैनेजेबल यूनिट्स में हम डेटा को डिवाइड करके रखते हैं और उसको हम सेंड करते हैं। तो उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। जो आपका मैनेजेबल डेटा है, तो जिस टाइप का डेटा आप सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा को मूव करता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये कौन काम करता है, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आता कहाँ है, नेटवर्क लेयर से। वो एक पैकेट के फॉर्म में बना हुआ आता है। फिर उस पैकेट के फॉर्म को डेटा को डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि उसको मैनेजेबल बिट में उसको टुकड़ों में डिवाइड करके कि जिस टाइप का डेटा रिसीवर को रिसीव करने के लिए चाहिए होगा एरर फ्री डेटा, उस टाइप का वो मैनेज करके उसको बनाएगा और तब वो देगा फिजिकल लेयर को। फिर फिजिकल लेयर जो है वो रिसीवर साइड सेंड कर देगा। तो इस टाइप का काम होता है डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में ही पूरा देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको एरर फ्री करना, एरर को करेक्ट करना एंड एरर को डिटेक्ट करना। ये डेटा लिंक लेयर का काम है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ इसमें लिखा है कि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर। तो फ्रेमिंग करता है, सबसे पहले डेटा को फ्रेमिंग करता है। फिर फिजिकल एड्रेसिंग करता है। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब कि वो किस एड्रेस पे भेजना है और कैसे उसको कहाँ पे भेजना है, तो वो उसको फिजिकल एड्रेसिंग करना है। फिर है आपका फ्लो कंट्रोल करना, है ना, डेटा को फ्लो कंट्रोल करना। फिर है आपका एरर को कंट्रोल करना, यानी कि एरर को डिटेक्ट करना, एरर को कंट्रोल करना। ठीक है, फिर एक्सेस कंट्रोल करना। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि डेटा लिंक लेयर इतना करने के बाद डेटा को प्रोवाइड करता है रिसीवर एंड पे। ओके, तो ये फ्रेमिंग। अब देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग क्या होता है। अभी मैंने बताया कि द डेटा लिंक लेयर्स डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू द मैनेजेबल डेटा बिट्स इज कॉल्ड द फ्रेम्स। कि जो भी डेटा आपका आएगा नेटवर्क लेयर से आपको डेटा लिंक लेयर पे, उसको वो क्या करेगा, मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड कर करके और देन वो पास करेगा, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम, उसी को फ्रेमिंग। ठीक है, तो ये चीज है कि डिवाइड्स करता है बिट्स को, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजेबल यूनिट्स में। Okay, तो यहाँ पे है ना कि मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करता है, तो वो हमारा फ्रेमिंग हो गया। फिर फिजिकल एड्रेस क्या करता है कि फिजिकल एड्रेस वो देखता है कि जो डेटा है आपका वो फिजिकल एड्रेस क्या करता है, वो चेक करता है इच फ्रेम्स आर टू बी डिस्टिंग्विश डिफरेंट सिस्टम टू द नेटवर्क डेटा लेयर एड्स
हेडर्स एंड द फ्रेम्स डिफाइन। मतलब ये क्या है कि सेंडर को जो डेटा सेंड किया जाता है और रिसीवर को कहाँ रिसीव करना है डेटा को, किस टाइप का डेटा का स्पीड होगा, जो उसको एड्रेस पे जाना है, उसी फिजिकल एड्रेस का यही काम है कि जो जिस एड्रेस पे जाना है डेटा को, वहां पे उसको फाइंड करना कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये उसको पहचानने के वो काम करेगा उसका। ठीक है, तब वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिजिकल लेयर का ये काम है। ओके। ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि फ्लो कंट्रोल जो है डेटा को वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है। जैसे भी आपका डेटा आ रहा है, ठीक है, तो वो देखेंगे कि हम उसको जो मान लीजिए कोई आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जिस स्पीड से आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, क्या उसी स्पीड से आपका डेटा रिसीव हो रहा है रिसीवर साइड पे? अगर नहीं हो रहा है तो हम उस चीजों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके डिवाइस में होनी चाहिए कि जो जिस से मान लीजिए कि कोई ए डिवाइस है जो बी डिवाइस को कम्युनिकेट कर रहा है, तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैनेजेबल होना चाहिए, है ना, स्पीड मैकेनिज्म उसका सही होना चाहिए कि जितनी स्पीड से हम डेटा भेज रहे हैं उतनी स्पीड से डेटा वो रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर हम स्लो भेज रहे हैं और वो अगर फास्ट रिसीव कर रहा है तो वो तो सही है, लेकिन अगर हम डेटा को फास्ट सेंड कर रहे हैं और वो डिवाइस सामने वाला डिवाइस जो है वो स्लो रिसीव कर रहा है, तो वो सही चीजें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको फ्लो कंट्रोल ये चीज को कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिफोर द रिसीविंग द एंड एक्नॉलेजमेंट, कि मतलब आपको जो भी रिसीविंग टर्मिनल है उसका आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा वो रिसीव कर रहा है, कितनी स्पीड से डेटा को रिसीव कर रहा है, तो वो मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका करता है फ्लो कंट्रोल। फिर एरर कंट्रोल क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है ना, फिजिकल लेयर में क्या करता है, एरर को कंट्रोल करता है आपको। ठीक है, इस डेटा लिंक्स रिलायबिलिटी एंड द फिजिकल लेयर एडिंग द मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द डैमेज या फिर लॉस्ट फ्रेम्स। जो भी डैमेज या लॉस्ट डेटा है उसको वो करेक्ट करता है एंड डिटेक्ट करता है। ओके, एक्सेस कंट्रोल का यही है कि जो भी डेटा आपका आया है उसको वो एक्सेस करता है, डेटा लिंक से जो डेटा आया है उसको कुछ प्रोटोकॉल से उसको एक्सेस करके डेटा को डिटेक्ट करना और देन उसके बाद एक्सेस करना और डेटा को सेंड करना। ये हमारा एक्सेस कंट्रोल का काम है। ठीक है, फिर आता है कि टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि एरर को करेक्ट करना और एरर को डिटेक्ट करने की बात करना। तो आपको टाइप्स ऑफ डेटा में देखते हैं कि डेटा कितने टाइप्स का डेटा एरर का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, तो सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर और बर्स्ट एरर होता है। एरर का मतलब वही कि जो भी आपका डेटा आ रहा है वो कुछ ना कुछ अगर एरर है ना, तो उसको हम चेकसम करेंगे या सीआरसी करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सब आपका चेकसम या सीआरसी या सिंपली पैरिटी चेक करेंगे, आगे देखेंगे। तो डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह तब ट्रांसमिट करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन के टाइम पे जब भी देखो यहाँ पे लिखा ना, देयर इज द बीट्स can be changed the transmission whenever bit is flow one place to the another place। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप डेटा को सेंड करते हैं तो उसमें आपको एरर आएगा कुछ ना कुछ डेटा का। तो एरर किस टाइप का हो सकता है, सिंगल बिट एरर होगा या फिर मल्टी बिट एरर होगा, फिर बर्स्ट एरर होगा। ठीक है, सिंगल बिट यानी कि एक बिट में एरर होगा, सिर्फ डेटा के एक बिट में एरर होगा। मल्टी बिट मतलब एक से ज्यादा में, बर्स्ट बिट मतलब सेवरल डेटा में कितने भी टू या टू से ज्यादा बिट में एरर अगर फाइंड होता है तो उसको हम बोलेंगे वर्स्ट एरर। ओके, तो सिंगल बिट एरर में देखिए कि सिंगल बिट एरर में क्या होता है आपका कि जो भी डेटा है वो सिंगल ही आपको एरर निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंडर साइड में 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर साइड में इसका 1 आके रिसीव हो रहा है, तो यानी कि 0 चेंज हो गया क्या 1 में, तो 1 में एक एरर आया। ठीक है, तो सिंगल बिट एरर हम इसको कहेंगे इफ ओनली अ सिंगल बिट इज करप्टेड। अगर सिंगल बिट डेटा करप्टेड है, हमारा पूरा डेटा करप्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल एक बिट डेटा करप्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बिट डेटा। ठीक है, यही है कि 0 है, इनपुट में 0 है, आउटपुट में हमारा 1 मिल के आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बिट करेक्शन, यानी कि सिंगल बिट एरर एरर आ रहा है आपका इसमें। ठीक है, मल्टी बिट में करेंगे तो यानी कि 2 बिट, 2 बिट्स है ना, जो 2 बिट सेपरेट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, यानी जैसे इसमें 2 बिट है तो देखिए इसमें 1 और 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 और 0 है तो यहाँ पे 0 और 1 हो गया, यानी कि 2 बिट, यानी कि मल्टी बिट। जो बर्स्ट है तो उसमें देखिए उसमें क्या होगा मोर देन 2 बिट,
तो मोर देन 2 बिट्स एरर जो होगा, तो यानी कि 2 या 2 से ज्यादा या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एरर हो रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंडर साइड में है, ये सेंडर कर रहा है और ये रिसीवर एंड है आपका, तो सेंडर एंड में 100 डेटा आ रहा है, ठीक है, 100 डेटा में सेंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए 100, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिसीवर एंड है उसमें क्या हो रहा है, वन, ये आ रहा है 011, है ना, 011 में आ रहा है ये वाला रिसीवर साइड में डेटा। तो जो भी हम डेटा को यहाँ पे दे रहे हैं सिंगल बिट में डेटा को रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे बाहर जो आ रहा है वो रिसीवर बिट में एरर आ रहा है। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा डेटा में, यानी कि सेवरल डेटा में जब भी आपको एरर आएगा, है ना, तो वो आपका मल्टी बिट एरर या फिर आपको वर्स्ट एरर में कह सकते हैं हम उसको, वर्स्ट एरर, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन देखते हैं, एरर डिटेक्शन क्या होता है। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो हमने बताया था आपका, तो वो होता है कि व्हेन द डेटा आर ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, द डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। जब भी नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं हम, तो डेटा क्या होता है, करप्टेड होता है। ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में अगर डेटा कुछ करप्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे एरर हो जाना, ठीक है। लेकिन उस एरर को फाइंड करना, यानी कि डिटेक्ट करना, और तब उसको करेक्ट करना, तब उसको सही करना। तो पहले तो एरर को हम डिटेक्ट करेंगे कि एरर आ कहाँ पे रहा है, किस बिट पे आ रहा है एरर, उसको फिर हमें करेक्ट करना है। तो उसी के लिए मेथड आएगा आपका, जो ये सिंपल पैरिटी चेक आएगा और 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक आएगा, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी चेक भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक को फिर आएगा चेकसम, फिर आएगा आपका सीआरसी, है ना, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये सारा चेक करने के बाद हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो पहले एरर डिटेक्ट करेंगे, फिर एरर को करेक्ट करना है। तो ये करेक्शन का यही 3-4 मेथड है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि when the data are transmitted over the network can be corrupted during the transmission, so the errors that are caused because of the transmission are called the transmission error। ट्रांसमिशन के टाइम पे जो भी एरर आएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन एरर, क्योंकि जब भी हम डेटा को सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे सेंड करते हैं तो करप्ट होता है डेटा। ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, तो डेटा करप्ट होता है। जब डेटा करप्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन एरर, ओके। अगर ट्रांसमिशन के कारण हो रहा है तो ट्रांसमिशन एरर। अगर डेटा में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे करप्टेड डेटा हो रहा है, डेटा ही करप्ट है हमारा। तो डेटा करप्ट है या फिर ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम है, तो इसको हमको डिटेक्शन करना पड़ेगा। इसको हम पहले डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उस चीज को करेक्ट करेंगे डेटा को, ओके। तो ये चीज है आपका एरर डिटेक्शन में। ये आपको लिखना है थ्योरी पार्ट। और चार जो टाइप है, ये चारों टाइप को एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को समझना है आगे। और फिर उसी टाइप से पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है आपको कि सिंपल पैरिटी चेक करने के लिए क्या होता है, सिंपल पैरिटी चेक क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करे, है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेकसम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पैरिटी चेक। तो उसका एल्गोरिथम बनाना है, ना कि आपको थ्योरी लिख के आना है, ठीक है। थोड़ा बहुत थ्योरी लिखेंगे और उसके बारे में उसका एल्गोरिथम बनाएंगे आगे, तभी वो समझ में आएगा कि चेकसम होता क्या है या सिंगल पैरिटी चेक होता क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल पैरिटी चेक आप देखिए क्या होता है। तो देखो सिंपल पैरिटी चेक में जो है, हाँ, सिंपल पैरिटी चेक में जो देखते हैं अपन को, तो देखिए उसमें क्या है कि जो भी ब्लॉक्स ऑफ डेटा आता है ना, जो भी ब्लॉक्स ऑफ डेटा है, तो मान लीजिए ये ब्लॉक्स ऑफ डेटा बोले तो ये ब्लॉक में जो डेटा है उसको अगर आपको डेटा आया हुआ है, तो इसमें है कि सिंपल पैरिटी हम चेक करना है। तो उसमें हमें देखना है कि 1 इज एडेड टू द ब्लॉक इफ द कंटेंट्स ऑड नंबर ऑफ वंस। अगर आपका जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा हमारा क्या है, ये वाला जो सेंडर सेंड करता है वो हमारा ओरिजिनल डेटा है। जो आपका सेंडर सेंड करता है वो आपका ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा में अगर हम देखते हैं कि ऑड नंबर ऑफ वन है, अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो हम इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर इवन नंबर ऑफ वन होगा, इसमें अगर इवन नंबर ऑफ वन होगा तो इसमें हम 0 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सिंपल जो ये आपको डेटा दिख रहा है, ओरिजिनल डेटा स्टार्टिंग का, ठीक है। जो डेटा को हमें सिंपल पैरिटी चेक करना है, यानी कि उसको चेक करना है हमें। तो इस डेटा में हम देख रहे हैं कि कितने वन आ रहे हैं, 3 1 है। तो 3 1 में क्या हो गया, यानी कि ऑड नंबर ऑफ वन। ऑड नंबर ऑफ वन के लिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन को ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो ऐड, तो इसको आपने क्या किया, पैरिटी चेक करिए। तो पहले आपने बाइट चेक करा, बाइट चेक करा तो देखा कि इसमें 3 नंबर ऑफ वन है, तो इसमें हम एक नंबर ऑफ वन ऐड कर दिए, इस 4 नंबर ऑफ वन हो गया, ठीक है।
तब हम इसको ट्रांसमिशन मीडिया में भेजते हैं, जब ट्रांसमिट करने के लिए, कि ताकि वो रिसीवर साइड पे जा सके, तब इसको ट्रांसमिशन मीडिया में भेजे। तो ट्रांसमिशन मीडिया में भेजे तो ऐसे ट्रांसमिट होके गया डेटा। अब ट्रांसमिट होके जब डेटा जब गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करता है कि डेटा को एक कंप्यूट पैरिटी बिट पूरा चेक करता है। इसको ये सिंपल पैरिटी बिट इसको चेक करेगा कि जो ये डेटा है, ये डेटा एक्सेप्टेबल है या नहीं, या कुछ इसमें एरर है। अगर वो उसमें एरर नहीं होगा, यानी कि एरर फ्री होगा, यानी कि यस एरर फ्री होगा, अगर एरर फ्री है तो डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ये एरर फ्री डेटा नहीं है, अगर ये वाला डेटा हमारा एरर फ्री नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट किया जाएगा, नो। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट। तो रिसीवर एंड ये हो गया हमारा सिंपल पैरिटी चेक में, तो हमने बस ऐसे चेक कर लिया। ओके। अब ये आपको दिमाग में आएगा कि ये सिंपल पैरिटी चेक में कि मैम कि जब ये हम कैसे समझेंगे कि डेटा हमारा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपका निकल के, अगर ऑल जीरोज आएंगे, अगर सारे डेटा जीरोज आएंगे तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अगर सारे डेटा अगर वंस आएंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको सेम डेटा होने चाहिए यहाँ पे, सेम डेटा होने के लिए, यानी कि सारे जीरोज होने के लिए एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा डेटा। ओके, सिंपल पैरिटी चेक। फिर आपका टू डायमेंशनल चेक, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं आपको लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशनल चेक। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक भी इसको कहते हैं, हम इसको LRC भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, या फिर टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। तो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या होता है कि इन द टू डायमेंशनल पैरिटी चेक ब्लॉक्स ऑफ बिट्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स में हम पैरिटी बिट को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए ये क्या है आपको रो में है, और ये वाला क्या है कॉलम में है, तो दोनों में आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है इसमें। देखिए यहाँ पे हम रो भी मतलब रो भी चेक चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलम भी चेक कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो इसमें ये आपको चेक करना है रो एंड कॉलम में, कि दोनों की आपको जो रिडंडेंसी है वो दिखानी है। तो देखो इसमें क्या है, हमारा जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा हमारा ये है। ओके, जब ये चार हमारा ओरिजिनल डेटा है, तो इस चारों ओरिजिनल डेटा को हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया, ये वाला डेटा, और ये देखिए ये चारों ओरिजिनल डेटा को आपने अरेंज कर दिया ऊपर। ठीक है, तो ये अरेंज करने के बाद जब इस डेटा में हम देखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, अगर इस डेटा में ये ऊपर वाला लाइन को देखो आप, ये ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो आएगा आपको यहाँ पे वन, है ना, यहाँ पे वन आएगा। अदरवाइज अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो आएगा जीरो। ठीक है, तो अब सब डेटा को हमें चेक करना पड़ेगा, ये जो ओरिजिनल डेटा है स्टार्टिंग का, तो इसमें देखो ये पहले वाले लाइन पे जहाँ पे मैंने टिक किया है रेड कलर का, उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ वंस है। तो आपको क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस, तो जब इवन नंबर ऑफ वंस होगा तो उसके लिए मैंने बताया जीरो, है ना, इवन के लिए हो जाएगा जीरो, और ऑड के लिए हो जाएगा आपको वन, और नंबर ऑफ वन के लिए। अब इसमें सेकंड वाले लाइन में चेक करो, सेकंड वाले में कितना है, फोर वन है, फोर वन यानी कि इवन, तो यहाँ पे जीरो। ठीक है, फिर ऐसे ही करके इसमें आएगा टू वन है, थर्ड वाले में लाइन में टू वन है, तो इसमें आ जाएगा क्या, जीरो। ठीक है, फोर्थ वाले लाइन में आप चेक करिए, तो कितने वन है, टू वन है, तो आ जाएगा जीरो, यानी कि इवन वन आएगा तो जीरो, ऑड वन आएगा तो वन। ओके, तो ये हमने रो को पैरिटी चेक कर लिया। रो का पैरिटी चेक करने के बाद अब हमें चेक करना है कॉलम का पैरिटी। ठीक है, तो कॉलम का पैरिटी चेक करेंगे तो कॉलम को देखेंगे ऊपर से, देखिए ये कॉलम ये होता है हमारा, ठीक है, वर्टिकल होता है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल होता है हमारा रो। तो वर्टिकली देखिए, वर्टिकली जब देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये वन एक ही वन आ रहा है, यानी कि ऑड वन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, फिर दूसरे वाले कॉलम को देखो, दूसरे वाले कॉलम में हम देख रहे हैं कि वन ही है, तो इसमें भी वन आ गया। फिर तीसरे वाले को देखो, वन 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 वन, यानी कि दो ऑन वन, तो ये जीरो। ऐसे करके सबको चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम को देखिए तो वन है, यानी कि ऑड है, तो वन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को जीरो है, मतलब दो वन है, तो आपका जीरो आ जाएगा। ऐसे करके हम इसका कॉलम का भी पैरिटी चेक कर लिए, एंड रोज का भी पैरिटी चेक कर लिए। तो हमारा जो इसमें होता है, इन टू डायमेंशनल पैरिटी चेक ब्लॉक्स में बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रोज एंड कॉलम, एंड पैरिटी बिट्स इज कैलकुलेटेड for each columns and then send the along with the data, and the block parity only act as a redundance bit। अगर ये इसमें हम क्या करेंगे, रो और कॉलम दोनों में हम डेटा को चेक करेंगे, और जो हमारा ये जो आपका कॉलम पैरिटीज में आएगा वो होगा क्या, रिडंडेंसी बिट। रिडंडेंसी बिट इसको हम बोलेंगे जो कॉलम में आएगा आपका, ठीक है, चेक करने के बाद, तो ये हमारा रिडंडेंट बिट हो जाएगा। ओके,
तो देखिए अब यहाँ पे हमने ये बना लिया, रोज भी चेक कर लिया और कॉलम भी चेक कर लिया। अब हमें जो डेटा को यहाँ पे ट्रांसमिट करना है ना, जो डेटा को हम सेंड करना चाहते हैं, जो डेटा हम सेंड करेंगे वो डेटा कौन कौन सा होगा। तो ये पूरे रो को यहाँ से यहाँ तक आप पूरे ये वाली लाइन पूरे लिखेंगे, यहाँ पे ये वाली डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में जो है वो इस वाली डेटा को हम सेंड कर रहे हैं। फिर जो ये थर्ड वाले लाइन में है वो डेटा सेंड हो रहा है। फिर फोर्थ वाले में ये डेटा सेंड हो रहा है। और जो ये लास्ट वाला है रिडंडेंसी बिट जिसको कहते हैं, है ना, रिडंडेंसी बिट जिसको कहते हैं, वो भी डेटा हमारा सेंड होगा। तो देखिए ओरिजिनल डेटा हमारे पास कितना था, 4 डेटा है ना, मतलब 8 बिट में 4 डेटा था हमारे पास अलग अलग। अब हमारा जो सेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, एक रिडंडेंसी में भी हो रहा है। ओके, तो इसको हम रिसीवर एंड पे हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो डेटा ये रिसीवर जाएगा, तो वो हमारा 2 डायमेंशन पैरिटी चेक में हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि चेकसम क्या होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एरर फाइंड करने का जो तरीका है, एरर को डिटेक्ट करने का, तो वो क्या है, तो आपका सिंपल पैरिटी चेक हो जाएगा, फिर 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक जिसको हम यहाँ पे LRC भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी चेक भी कहते हैं ना, इसको हम LRC LRC भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी चेक, ठीक है। जो आपके बुक में या वैसे आपके नाम से नहीं दिया हुआ है LRC, लेकिन इसको हम LRC भी कहते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक इसको कहते हैं। और फिर तीसरा है चेकसम, फिर है CRC, ठीक है। तो चेकसम में क्या करेंगे, चेकसम में डेटा को हम चेक करते हैं, तो वो भी क्या होगा कि डेटा को चेकसम में क्या करते हैं कि जब जो भी डेटा है उस डेटा को ऐड करने के बाद जो कैरी आएगा, जो भी हमारा डेटा दिया रहेगा, है ना, जो डेटा दिया रहेगा उसको जो ऐड करने के बाद जो कैरी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, और फिर से कैरी आने के बाद उसको हम निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना, जो भी कैरी आएगा उसका हम निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, और देन उस डेटा को हम सेंड करेंगे। ओके, तो चेकसम का यही काम है। तो चेकसम में देखिए क्या होता है, चेकसम का क्या है कि ओरिजिनल डेटा मान लीजिए हमारा ये है ना, ओरिजिनल डेटा ये है 4 बिट में जो डेटा है, तो k=4 और m=8, ठीक है। तो ये डेटा को हमारा आपको ओरिजिनल डेटा है। सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले ये सेंडर साइड में पहले देख लेते हैं, फिर रिसीवर साइड में चलेंगे। सेंडर क्या करेगा, कोई या तो आप चारों डेटा को एक साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम दो दो डेटा करके लिए हैं, या तो ये जो चारों डेटा है ओरिजिनल डेटा इस सबको एक साथ ऐड कर दो, चारों डेटा को आप एक साथ ऐड कर दो। और उसके बाद जो कैरी आएगा, कैरी का मतलब जो एक्स्ट्रा बिट आएगा पीछे, उसको आप यहाँ पे नीचे लाकर फिर से ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद उसका निकाल दो वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, चेकसम हो गया, ठीक है। फिर उसको आप रिसीवर एंड पर सेंड कर दो, बस। या तो वो तरीका है। दूसरा क्या है कि जितने भी डेटा दिया हुआ है तो इसको दो दो डेटा करके आप एक साथ ऐड करिए, मतलब पहले इसको और इसको ऐड कर लो, 1 और 2 को हमने ऐड किया, देखिए यहाँ पे हमने लिया है 1 और 2 को ऐड किया है, तो 1 और 2 का टोटल 8 बिट में है, ठीक है, 8 बिट में m=8 लिखा हुआ है, यानी कि 8 बिट में डेटा है हमारा, ठीक है। तो सेंडर क्या करता है कि जो भी डेटा 1 और 2 फ्रेम में दिया हुआ है ना, कि 1 पैकेट में ये डेटा है, 2 पैकेट में ये डेटा है, तो 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए बाइनरी एडिशन आपने पहले से पढ़ा होगा, 1 + 0 क्या होता है, बाइनरी एडिशन में 1, ठीक है, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, फिर 0 + 0 0, ठीक है, 1 + 0 0, मतलब 1 + 0 1, सॉरी, ठीक है, 1 + 0 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम ऐड किए। ये जो लास्ट वाला बिट है इसको देखिए, 1 + 1 को एडिशन क्या होता है, 1 + 1 का बाइनरी एडिशन क्या होता है, 1 + 1 का नॉर्मल एडिशन 2 होता है ना। और 2 को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 1 0, तो 1 जाता है कहाँ हमारा सम में, और जो 0 सॉरी 0 जाता है सम में, और वो जो 1 है वो कहाँ जाता है कैरी में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 + 1 होता है 2, 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0, 2 को हम बाइनरी बिट में 1 0 कहते हैं, 1 0 में 0 जाएगा सम में और 1 जाएगा कैरी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रहा है कि 1 + 1 का एडिशन जब आएगा लास्ट वाले बिट को देखिए ध्यान से, 1 + 1 जो आएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 एडिशन, और इसका जो कैरी हो जाएगा वो कैरी 1 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि चेकसम में क्या करते हैं, जो भी कैरी आता है उस कैरी को फिर से यहाँ पे लाके ऐड कर देते हैं, ये 1 को हमने यहाँ लाके ऐड कर दिया। ओके, इस 1 को हमने यहाँ लाके ऐड कर दिया, जब इस 1 को यहाँ लाके ऐड कर देंगे तो नॉर्मल फिर एडिशन कर देंगे, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और 1, फिर 1 + 1 0 और फिर 1 कैरी, तो कैरी 1 + 0, फिर 1, फिर 1 1 ऐसे एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे आने के बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब ये डेटा फ्री हो गया। अब इसके साथ ही तीसरा फ्रेम का जो डेटा है उसको ऐड कर दो, तो तीसरा फ्रेम का डेटा ये है, इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये बाइनरी एडिशन यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इसमें कुछ भी कैरी नहीं आया, एज इट इज हो गया।
फिर ये तीसरा फ्रेम का डेटा ऐड करने के बाद ये चौथे फ्रेम का डेटा को यहाँ पे ऐड करो। चौथे फ्रेम का डेटा हमने इसमें ऐड कर दिया। जब चौथे फ्रेम के डेटा को बाइनरी एडिशन किया तो यहाँ पे कैरी इसका 1 आया। देखिए कैरी 1 आया तो उस कैरी को क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पे प्लस कर देना है। उस कैरी को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और फिर देखो ऐसे लिख दिया, तो सम में ये हो गया, जो भी सम आया वो आया। और उसका हमने क्या कहा था कि जो भी सम आएगा उसको हम कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ याद हो तो? 1 को क्या लिखते हैं, 0, यानी कि चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर 0 को क्या लिखते हैं, 1, यानी कि इन्वर्टर होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 को 1 और 1 को 0, ये हम इन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जो सम आया, सम को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वंस कॉम्प्लीमेंट। सम का वंस कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये सम है, ये सम है, इसका हमने निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 1, 0 1, ऐसे ऐसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब ये जो चेक सम में डेटा है, ओके, जो हमारा चेकसम में डेटा आया है ये कहाँ जाएगा, हमारा रिसीवर एंड पे जाएगा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेकसम में देख लिया कि सेंडर में जो डेटा आ रहा है वो ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो देख लिया। फिर रिसीवर एंड पे भी हम देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। रिसीवर एंड पे हम चेक कर रहे हैं डेटा को, तो देखते हैं कि हमने भी यहाँ पे दो दो डेटा को हम ऐड कर रहे हैं। रिसीवर एंड पे भी हम डेटा को दो दो डेटा हम एज इट इज ऐड कर रहे हैं, जैसे ऐड करते हैं वैसे दो दो डेटा को, यहाँ तक तो सब एज इट इज सेम आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे 1 आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट वाले में फोर्थ पॉइंट को ऐड करने के बाद, यानी कि 1 तक को कैरी ऐड करने के बाद जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उसको हम यहाँ पे पहले सम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम उसका वहीं पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ओके, यहाँ तक तो डेटा आपका सारा सेम ही है, यहाँ तक तो सेम ही है। और उसके बाद जो सम आया, जैसे ये वाला जो सम आया था ये भी हमारा सेम ही है सम के लिए। ठीक है, यहाँ तक सेम है। इस डेटा को हमने क्या किया, यहीं पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया और ये डेटा को लिख दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के और फिर उसको हम ऐड कर देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे निकाल के ऐड कर दिए तो कुछ इस टाइप से डेटा आया। जो ये डेटा आया फिर इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, सारे 1 है ना। ऑल वंस को जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑल जीरोज हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में ही होता है ऑल सम, ऑल वंस को क्या हो जाएगा, ऑल जीरोज, और ऑल जीरोज का क्या हो जाएगा, ऑल वंस। तो यहाँ पे जितने भी वंस है तो सारे क्या हो जाएगा, सारे जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये डेटा जो है हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्योंकि चेकसम में या फिर सीआरसी में जब भी हमारा डेटा एक्सेप्ट होता है, यानी कि ऑल जीरोज आ गया, ऑल वंस है यहाँ पे, उसका कॉम्प्लीमेंट ऑल जीरोज है, तो हमारा डेटा एक्सेप्टेबल है। ओके, तो हमने यहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा रिसीवर एंड का काम था, ये हमारा सेंडर एंड का, और ये हमारा रिसीवर एंड का काम था यहाँ पे चेक करने का, चेकसम में, दोनों को अलग अलग। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे सीआरसी क्या होता है, सीआरए सॉरी है ना, मतलब सीआरसी होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, सीआरसी होगा ना, साइकिल रिडंडेंसी चेक क्या होता है। तो यहाँ पे होगा, तो उसमें क्या करते हैं साइकिल रिडंडेंसी चेक में, कि जो भी डिफरेंट बिट है, यहाँ पे देखिए जो भी डिफरेंट बिट है उसको हम 1 कर देंगे और जो भी सेम बिट है उसको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम में क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम में आपका दिया हुआ है कि सीआरसी का ओरिजिनल डेटा हमारा ये है कुछ, ठीक है, ओरिजिनल डेटा ये है। इसका एल्गोरिथम क्या है कि जैसे ये मान लीजिए ये ओरिजिनल डेटा है, इसको हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, तो वो डिवाइड के लिए एल्गोरिथम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दे देगा। तो ये ना ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग नहीं है, हम एल्गोरिथम डायरेक्ट ले लिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में मान लो ऐसे पूछेगा कि कोई भी आपका सीआरसी के थ्रू मान लीजिए कोई बिट स्ट्रीम दे दिया हुआ है, जैसे ओरिजिनल डेटा दे दिया हुआ 101 4 टाइम्स 0, ये आपका बिट स्ट्रीम दे दिया है जिसको आपको ट्रांसमिट करना है सीआरसी मेथड से, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये डेटा दे दिया हुआ, इसको आपको सीआरसी मेथड से ट्रांसमिट करना है ना। तो जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये जो है जनरेटर पॉलिनोमियल ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो जो जनरेटर पॉलिनोमियल दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे, इस डेटा को डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब देखिए ये ओरिजिनल डेटा हमारा ये बिट में दिया हुआ है, जनरल पोलिनोमियल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया होगा कि जो भी जनरेटर पोलिनोमियल होगा। अब जनरेटर पोलिनोमियल जो है वो क्या है, x³ + 1। x³ + 1 का मतलब ये हुआ कि जैसे x के पावर में चलेंगे, अगर x वेरिएबल है तो x वेरिएबल के, अगर y वेरिएबल होता तो y वेरिएबल, z वेरिएबल होता तो z वेरिएबल में लेते हम, लेकिन हमारा यहाँ पे x वेरिएबल है। तो x वेरिएबल के लिए हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है तो 1 को 1 × x⁻0 पहला टर्म को ले लेंगे, फिर बीच में प्लस करते जाएंगे, फिर x⁻2 वाला टर्म को लेंगे। x⁻2 वाले टर्म में कुछ नहीं है, 0 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ x⁻2 वाले टर्म में 0 है। ठीक है, x⁻1 वाले टर्म में भी 0 है,
एक्स के पावर 2 वाले टर्म 0 है, एक्स के पावर 1 वाला टर्म 0 है, एक्स के पावर 3 वाला टर्म क्या है 1, एक्स क्यू के पीछे कुछ नहीं लगा है तो 1, एक्स के पावर 3 वाला टर्म क्या है 1। तो इसको जनरेटेड पोलिनोमियल में यही चीज हमें लिखना है, एक्स के पावर में चलना है, एक्स के पावर 0 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स के पावर 3, क्योंकि एक्स के पावर 3 तक है तो एक्स के पावर 3 ही हमको एंड करना है। ओके, तो 1 एक्स के पावर 0 यानी कि 1 वाला टर्म में क्या है एक्स के पावर 0, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0, लेकिन एक्स के पावर 1 वाले टर्म में कुछ नहीं है तो 0 लेके चलेंगे, एक्स के पावर 2 वाले टर्म में कुछ नहीं है पोलिनोमियल में तो 0 लेके चलेंगे, फिर प्लस एक्स के पावर 3 में क्या है 1 है तो 1 लगा दिया। तो जो हमारा यहाँ पे बिट आएगा वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स के पावर 3 में 1 है, अब बीच में 2 0 है और फिर लास्ट वाले में 1 है, तो ये 1 0 0 1, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारा, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल सिग्नल दिया है, इससे हम इस बिट से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सॉल्यूशन की जो सेंडर साइड है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 1 0 0 1 से डिवाइड करते हैं ये पूरा मैसेज सिग्नल को, जो मैसेज सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है वो, है ना। लास्ट के जो आपका 3 बिट का 0 दिख रहा है, लास्ट का जो आपका 3 बिट 0 है, वो क्या होता है, जो होता है वो आपका अपेंड होता है। अपेंड क्या होता है, उसमें हम करेंगे कि जो सीआरसी दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इफ सीआरसी जनरेटर इज ऑफ एन बिट, देन द अपेंड क्या होगा इसका n-1 बिट। अगर आपका n बिट का मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे आपको जनरेटर पोलिनोमियल जो है वो n बिट में दिया हुआ है, तो जनरेटर पोलिनोमियल की बात करेंगे। देखिए जनरेटर पोलिनोमियल हमारा कितने बिट का आ रहा है यहाँ पे 4 बिट का, है ना, 4 बिट का, तो अपेंड क्या होगा n-1, तो यानी कि 4-1 यानी कि 3 बिट का, 3 बिट का यहाँ पे अपेंड देंगे। तो जो भी अपेंड क्या होगा कि जो जीरोस एंड में, मैसेज सिग्नल के एंड में आपको 0 को ऐड करना है। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल था ये पूरा का पूरा, इसमें हमको लास्ट में उतने 0 लगाने हैं जितने अपेंड में आएंगे। अपेंड में कितने आएंगे n-1, n क्या है नंबर ऑफ बिट, जो कि जनरेटर पोलिनोमियल में दिया हुआ है, तो 4 बिट हमारा है ना, तो 4-1 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बिट हम 0 ऐड करेंगे। जो ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, उसमें हम 3 0 बिट को ऐड करेंगे, तो हमने 3 0 बिट यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, 3 0 बिट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अब हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। अब आपको बाइनरी डिवीजन आपने की होगी, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा बाइनरी डिवीजन, ठीक है। तो बाइनरी डिवीजन आपका सेकेंड ईयर में देखा होगा। तो इसमें देखिए बाइनरी डिवीजन क्या होता है कि सिंपल हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये वाला है ना 1 0 0 1, यानी कि जो जनरेटर पोलिनोमियल जनरेटर है उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या करेंगे, 4 बिट है तो 4 बिट में ही डिवाइड होगा, 4 बिट है तो 4 बिट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक टाइम लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, तो 4 बिट में डिवाइड करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 1, तो 1 टाइम्स लगेगा। अब देखो डिवीजन में क्या होता है, बाइनरी डिवीजन में अगर दोनों बिट डिफरेंट है ना, अगर आपको बिट डिफरेंट है तो आएगा 1 यहाँ पे डिवाइड होके, ठीक है। और जब अगर सेम दोनों बिट डिफरेंट है तो आएगा 1, और अगर सेम है 0 0 है, ऊपर नीचे दोनों अगर 0 0 है तो क्या आएगा 0, अगर या तो दोनों 1 1 है तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट बिट है, अगर 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है तो ये क्या होगा डिफरेंट बिट तो आएगा 1, और 1 0 है तब भी डिफरेंट बिट है तो वो आएगा 1, और जब 0 0 है तो आएगा 0, 1 1 है तब भी आएगा 0, क्योंकि सेम बिट में आएगा 0 और डिफरेंट बिट में आएगा 1, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लिए, तो ये डिवाइड करने के बाद 1 टाइम्स हो गया, उसके बाद सेकंड, जैसे ये डिवाइड होने के बाद ये क्या बचा, ये दोनों 0 0 है, इस दोनों को आप साइड कर देंगे क्योंकि इन दोनों का काम हो गया। तब लास्ट का क्या बचा 1 1 होने के बाद फिर अगर आप बचपन क्लास में डिवाइड करते हैं वैसे नॉर्मली भी, तो क्या करते हैं जब उसको उतने बिट पूरे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं यहाँ से फिर ब्रिंग करते हैं, यहाँ से इसको कैरी करते हैं नीचे की तरफ। तो जब इसको आप लेते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 बिट फिर से आएगा, 2 0 फिर से आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 0 फिर से आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया 1 0 0 1 1 आ गया, फिर इसको डिवाइड करो 1 टाइम्स तो ये फिर आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद फिर कुछ ऐसा आ जाएगा, डिफरेंट बिट 1 आ जाएगा, सेम बिट 0 0 आ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
डिजिट खत्म होने से पहले यहाँ पे ये 0 है, इस 0 को डिस्कार्ड कर दो, इधर हटा दो, फिर क्या बचा 101, फिर एक बिट और नीचे ले आओ। तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे हम डिवाइड करते करते चलेंगे, आप खुद से पेन पेपर से करेंगे समझ में आएगा। डिवाइड करते करते चलेंगे, बस ध्यान रखना है कि जब हम भी डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको माइनस करते हैं, तो सेम बिट जो होता है तो उसको हम लिखते हैं 0, और डिफरेंट बिट होगा तो उसको हम लिखेंगे 1। बस ये ध्यान रखना है। तो जो भी आपको डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो ये आया आपको बचा, ठीक है, ये 011 बचा लास्ट में, जो 3 बिट का बचा 011, उसको हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। इसमें जो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो हमारा ये था जिसको हमने डिवाइड किया था, उसमें हमने यहाँ पे लास्ट वाला रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर हमारा बचा 011 बचा रिमाइंडर, इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। जब इसको ऐड कर देना है तो यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपल एडिशन, बाइनरी एडिशन आपको अभी कितनी बार बताया, ठीक है। 0 1 को करेंगे तो 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 का 0, फिर 0 0 का 0, ऐसे एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया, ये सेंडर साइड का हो गया। फिर रिसीवर साइड पे चलते हैं। तो रिसीवर साइड पे देखते हैं, तो रिसीवर साइड पे क्या होगा, जो हमने मैसेज सिग्नल यहाँ पे हमें मिला सेंडर साइड को, तो ये हमारा जाएगा रिसीवर साइड पे। रिसीवर साइड पूरा ये मैसेज सिग्नल उठ के चला जाएगा यहाँ। अब इसको डिवाइड करेंगे, सेम एज इट इज डिवाइड करने का वही प्रोसेस होगा। रिसीवर साइड पे भी डिवाइड करने का यही प्रोसेस होगा। डिवाइड करते करते लास्ट में ये इतने जीरो आ जाएंगे, जितने भी जीरोज आएंगे तो वो जीरोज का मीन्स का जो भी डेटा है वो हमारा एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। जीरो का मीन्स लास्ट में जब भी जीरोज आ रहा है हमारा रिसीवर साइड पे, यानी कि वो डेटा हमारा एक्सेप्टेबल है, वो डेटा एक्सेप्ट हो रहा है, वो डेटा पास हो रहा है आगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एल्गोरिथम था ये सीआरसी का था, ठीक है, साइकिल रिडंडेंसी चेक। ठीक, तो इसके लिए हमारे ये एल्गोरिथम था। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ही ऐसे ही पूछेगा कि अब बिट स्ट्रीम ये दे दिएगा मान लीजिए, ठीक है, और जो ट्रांसमिट हो रहा है स्टैंडर्ड सीआरसी मेथड से आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जिसमें आपको जनरेटर पॉलिनोमियल ये देगा क्वेश्चन में ही, ठीक है, और उसमें भी आपको यही कहेगा इफ द सीआरसी जनरेटर इज द n बिट देन द अपेंड n-1। ये चीज नहीं भी देगा, ये चीज आपको अंडरस्टूड है कि अगर सीआरसी मेथड में ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ बिट, जितने नंबर ऑफ बिट आपको यहाँ पे जनरेटर पोलिनोमियल में होता है उससे एक नंबर ऑफ बिट कम होता है अपेंड में, ठीक है। अपेंड का मतलब जो भी लास्ट का मैसेज सिग्नल होगा उसमें आपको उतने बिट जीरोज ऐड करना है, बस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में उतने बिट जीरोज, मैसेज सिग्नल में जीरोज ऐड करना है, आगे लगा देना है 3 बिट का मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड का सिंपल मेथड, डिवाइड करते चलो करते चलो, और जैसे ही डिवाइड करने के बाद किसी चीज को डिवाइड करते हैं नॉर्मल डिवीजन में तो क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैंसिल आउट करते के टाइम में देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट बिट्स है अगर, तो वो आएगा आपका 1, और सेम बिट है तो आएगा आपका जीरोस। ओके, इतना ध्यान रखना है। और लास्ट में जो भी आएगा, लास्ट में रिमाइंडर अगर बच गया तो मैसेज ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में ऐड कर देना है। लास्ट में जो रिमाइंडर बच गया उसको मैसेज सिग्नल में, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इस सिग्नल को यहाँ ले आना है रिसीवर एंड पे, और रिसीवर एंड पे लाके फिर से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करते करते चलेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में सारे जीरोज आ गए हैं, इसका मतलब जो डेटा है हमारा वो एक्सेप्टेबल है। बस खत्म, इतना ही था इसका एल्गोरिथम। ओके, ये एल्गोरिथम इसका ये था हमारा, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं कि हमारा अभी लास्ट टॉपिक है, इसको बस देख लो एक बार कि ये क्या होता है प्रोटोकॉल्स में, जो नॉइजी प्रोटोकॉल्स और नॉइजलेस प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखिए। तो ये फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल में मैंने बताया था अभी कि टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, है ना। फ्लो कंट्रोल में यही होता है कि जो भी डेटा है उसको कंट्रोल करने का मतलब कि जो दो डिवाइसेस को अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, सपोज द डिवाइसेस ए सेंड द मैसेज द डेटा एट हाई स्पीड बट द डिवाइसेस बी इज नॉट एबल टू द हैंडल दिस डेटा एट द सेम स्पीड। अगर आप डेटा ए डिवाइस से सेंड करते हैं बी डिवाइस को, और अगर सेम स्पीड से वो डेटा को हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं है, वो सेम स्पीड से डेटा को नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो आपको वो फ्लो कंट्रोल वो सही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप स्लो भी भेज रहे हैं, अगर जो सामने वाला रिसीवर है वो अगर फास्ट रिसीव कर रहा है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन सेंडर अगर डेटा बहुत ही स्पीड में सेंड कर रहा और रिसीवर कैपेबल नहीं है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसी स्पीड में डेटा को रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो फेल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि स्पीड मैकेनिज्म को मेंटेन करना है कि डेटा को हम फ्लो करते हैं तो एक स्पीड मेंटेन हमारा होना चाहिए, ठीक है।
तो इसी में क्या हो जाएगा, तब क्या करेगा, डिवाइस बी जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा, सारे एट सेम स्पीड से डेटा को नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डेटा को लॉस करेगा, कुछ ना कुछ डेटा को लूजिंग करेगा, लॉस करेगा, जो कि हमारा वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंट डिवाइसेस का ये प्रोसेस सही नहीं है। तो इसी के लिए मैकेनिज्म आया है कि आपको फ्लो कंट्रोल करना है। तो इसी के लिए जो आता है प्रोटोकॉल्स है कुछ, कि आपको सिंपलेस्ट डेटा फॉर्म में करना है, या स्टॉप एंड वेट ARQ में करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट डेटा में करना है, या आपको सिलेक्टिव रिपीट में करना है, डेटा को स्टॉप एंड वेट में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डेटा को आपको ट्रांसमिट करना है। तो इसी चीज के लिए प्रोटोकॉल्स बनाया गया है। ठीक है, तो वही आपका नॉइजी प्रोटोकॉल और नॉइज फ्री प्रोटोकॉल्स के लिए है। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा है, तो आप सेंडर और रिसीवर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो डेटा फ्लो हम कर रहे हैं वो सही से समझ में आ रहा है सामने वालों को, उसी कम्युनिकेशन से, यानी कि सेम स्पीड से डेटा को रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो दोनों के बीच कम्युनिकेटिंग अच्छी होनी चाहिए, कि जिससे स्पीड मैकेनिज्म हमारा बना रहे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इतना हमारा टॉपिक हमने आपको पार्ट बी में पढ़ाना था। ओके, तो इससे ज्यादा बस आप जो भी मैकेनिज्म हमने 4-5 मैकेनिज्म किया है, इसका थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा आप लिखना, लेकिन मैकेनिज्म आपको पूरा ही करना है मैथमेटिकली, जैसे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसलिए हमने मैकेनिज्म रखा है सारे। मेरे को हमने क्वेश्चन नहीं रख के मैकेनिज्म ही रखा है पूरा, ऐसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, चेकसम, सिंपल पैरिटी चेक, या 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, जिसको हम LRC भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो ये 4-5 मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास। आगे आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। Thank you, ma'am, and thank you, dear all student.